इतिहास के आईने से जब धूल साफ की गई तो बहुत सी चीजें उभर कर बाहर आईं। ब्रितानी हुकूमत ने दो तरह से लोगों को कैद किया। एक वो जो जंग आजादी की स्थिति समाप्त होने के बाद हिंदुस्तान में जाने और पहचाने गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी थे जो गुमनामियों के अंधेरे में खो गए। आज एक ऐसे ही फ्रीडम फाइटर की बात लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं। जगत सिंह रॉयल फैमिली, जिन्होंने इस फ्रीडम फाइटर के ऊपर काफी वर्क किया, और इस सभागार के अंदर उपस्थित लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटिश लाइब्रेरी से वो तमाम दस्तावेज, कागजात खोज कर निकाले गए और उन दस्तावेजों से जो बात उभर कर बाहर आई उसने सबको चौंका दिया। एक छोटी सी बात कह के मैं इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करूंगा। 1857 नहीं, हिंदुस्तान के अंदर ब्रितानी हुकूमत के बरखिलाफ पहली बगावत 1799 में हुई थी, और वो भी इस काशी की धरती से। इसके पूर्व की मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करूं, आप सभी का तवारुफ मंच पे उपस्थित आज इस कार्यक्रम के उद्बोधन देने वाले शख्सियतों से मैं कराना चाहता हूं। 3 इतिहासकार और एक भूगोलविद आज यहां मंच पे हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर हामिद अफाक कुरैशी, जो पुस्तक के लेखक भी हैं, इतिहासविद भी हैं, और बड़ी रोचक यात्रा की है उन्होंने इस पुस्तक के लेखन के कार्य में। प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी, बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय के लखनऊ प्राचीन इतिहास विभाग में आप कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर राणा पी.बी. सिंह जी, पूर्व विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और साथ ही मंच पे उपस्थित हैं हमारे बीच प्रोफेसर राजशेखर बसु, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आप प्राचीन इतिहास विभाग में अद्यतन कार्यरत हैं। कुछ डाटा और कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं। इन डाटा में पूरी की पूरी पुस्तक समाहित हो जाएगी। 18/3/1799 को जगतगंज के अंतर्गत बाबू जगत सिंह को गिरफ्तार किया गया। 14/1/1799 को काशी में ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन हुआ। 21/3/1799 को जगत बाबू को कैद करके चुनार के किले में रखा गया। 17 से 22 जुलाई 1799 को विद्रोह के अंतर्गत जगत बाबू को मृत्युदंड दिया गया, और बाद में उसे सागर पार के अंतर्गत काला पानी में समाहित कर दिया गया। 23/7/1799 को इस सजा की पुष्टि हो गई। 10/8/1799 को नदी परिवहन के माध्यम से जगत बाबू को सेंट हेलेना द्वीप में ले जाने का निर्णय सुनाया गया। जी हां सुधीजनों, मैं जब सेंट हेलेना द्वीप की बात कर रहा हूं, दक्षिणी अफ्रीका के करीब है। आपको एक शख्सियत की याद आ रही होगी
जिसे कभी ब्रितानी हुकूमत ने कैद किया था वहां नेपोलियन बोनापार्ट। 31/8/1799 को फोर्ट विलियम कैद में जगत बाबू को कैद रखा गया था। 18/10/1799 को ओस्टरली नामक पानी के जहाज से उनको सेंट हेलेना द्वीप के लिए रवाना किया गया, लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था। 20/10/1799 को आपने जहाज से छलांग लगाई और गंगा नदी में जल समाधि ले ली। ये फ्रीडम फाइटर थे बाबू जगत सिंह। आइए, ये जो तिथियां मैंने बताई, इसके आलोक में सबसे पहले हम आपसे परिचित कराते हैं उस शख्सियत से जो इस पूरे पुस्तक के लेखक हैं, और वो विस्तार से आपको लेकर चलेंगे इस पुस्तक के लेखन के संदर्भ में आपकी यात्रा में क्या क्या पड़ाव आए और आपने क्या क्या पाया। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं मंच के ऊपर डॉक्टर हामिद अफाक कुरैशी साहब को, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। करतल ध्वनि के साथ आप उनका स्वागत करें। अपने बाप दादाओं की सत्यता जानने का प्रयत्न सभी करते हैं, और अपने बाप दादाओं की सत्यता जानने के इच्छुक जगतगंज रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट के पैटर्न प्रदीप नारायण सिंह जी की ललक, लगन और तीव्र इच्छा थी, जिसकी बदौलत और वो चाहते थे कि उनके बारे में सत्यता हमारे सामने आए। तो इसके लिए ज़रूरत थी कोई कुछ चीज़ें जो हमें मालूम नहीं थी, उसके लिए 3 अनुसंधानकर्ता हमको दिए जाएं। तो हमने उन 3 अनुसंधानकर्ताओं को कलकत्ता, दिल्ली, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, प्रयागराज में रखा, जहां से उन्होंने हमको ऐसी दुर्लभ दस्तावेज उपलब्ध कराई जिनकी सहायता से हमने इस पुस्तक की रचना की, और आज उस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उन्हीं दस्तावेजों में से जिनकी मदद से ये चीज़ें लिखी गई, उसमें से एक दस्तावेज ऐसा भी है जिसकी मूल फारसी भाषा में नेशनल आर्काइव में मौजूद है। उसमें जगत सिंह जी लिखते हैं कि वो जो उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसमें उन्होंने जो शब्द लिखे हैं मैं उनको दोहराऊंगा, फिर उनका आपके सामने तर्जुमा रखूंगा ताकि आपको पता लगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। बराबरदा व तरबियत याफ्ता हीन हयात जनाब राजा बलवंत सिंह बूथ, यानी मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका लालन पालन और जिसकी ट्रेनिंग खुद बनारस के द्वितीय राजा बलवंत सिंह जी ने की, और कैसा उन्होंने लालन पालन किया और कैसी उनको ट्रेनिंग दी, जिसने आगे चल के एक इतिहास की में अपनी ही एक नई इतिहास की रचना कर डाली। उनके लालन पालन में खास बात क्या थी कि इससे पहले बलवंत सिंह जी ने अपने एक मनियार सिंह पुत्र मेहरबान सिंह पुत्र दयाराम, जो कि मनसाराम जी जो पहले राजा थे बनारस के, उनके भाई थे, उनके पुत्र की तरह इनका भी लालन पालन किया। और लालन पालन करने में उन्होंने जो खास ध्यान रखा वो इस बात का रखा कि परंपरागत शिक्षा तो हर मनुष्य देता ही है, जिस वर्ग का भी हो, जिस समाज के जिस चीज़ का वो के पीछे हो, जिस समाज में वो पैदा हुआ हो, लेकिन इसके साथ साथ समसामयिक शिक्षा भी अगर है कोई, और वो आपको नया ज्ञान दे सकती है या उस ज्ञान की उस समय उपयोगिता है और उस ज्ञान से मनुष्य आगे बढ़ सकता है और कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो उन्होंने वो भी हासिल किया। प्रशासनिक और भूमि राजस्व, क्योंकि वो जुड़े हुए थे, जमींदार थे, तो उनको इसकी ज़रूरत थी, तो वो भी उन्होंने किया। लेकिन इसके अलावा उस ज़माने की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी, और फारसी में ही जो है आदान प्रदान भी होता था पत्रों का और उसका, और सारा कार्यक्रम था वो भी उसी प्रणाली पर आधारित था। तो उन्होंने उस भाषा का ज्ञान याद किया, और पद ही नहीं बल्कि उसमें उन्होंने गद्य में भी इतनी योग्यता प्राप्त करी कि उसके वो फारसी के इतने बड़े कवि हुए कि उस ज़माने में जान के आपको ताज्जुब होगा कि वो पहले व्यक्ति हैं जिनको अवध के नवाब ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की पदवी से वशीभूत किया था। यानी भारत में अगर किसी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की पदवी पहले मिली तो बाबू जगत सिंह जी थे।
और इसके अलावा उनको इतना ज़्यादा फारसी का ज्ञान होने की वजह से उनके पास जो लाइब्रेरी थी उसमें और विषयों पे जो किताबें थी वो तो थी, फारसी का भी उनके पास एक बहुत बड़ा संकलन था। इन समस्त गुणों के समान उसके साथ ये हुआ कि चूंकि वो जमींदार भी थे, एक अच्छे वो भी थे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, अच्छे सैनिक भी थे, और उनकी ट्रेनिंग भी जो है एक ऐसे व्यक्ति ने दी थी जिसने बनारस के राज में को आगे ले गए और उसको शक्तिशाली बनाया। इसके अलावा उसमें जो सबसे बड़ी बात उनमें थी वो था कि उनमें एक सर्व धर्म समभाव की भावना थी, जिसकी आवश्यकता हम लोगों को है, हमेशा थी और रहेगी। अगर उन्होंने एक तरफ एक मंदिर की स्थापना की तो उन्होंने एक मस्जिद की भी स्थापना की, और यही नहीं बल्कि गुरुद्वारे के लिए भी एक ज़मीन प्रदान की। इसके अलावा उस ज़माने के एक सूफी संत थे, उनका भी उन्होंने, उसके भी वो पैटर्न बने, उनको भी उनके सर पर भी हाथ रखा, उनको भी शरण दी और उनको के लिए भी उन्होंने कार्य किया। इसके अलावा भी और लोगों को किया। तो इससे ये हुआ कि समाज का प्रत्येक वर्ग, समाज के जो बहुत से विभिन्न वर्ग थे उस ज़माने में, उस सब में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और उस पॉपुलर होने की वजह से जो उसके बाद वो चाहते थे कि उनको उस ज़माने जब कॉर्नवालिस यहाँ पर आए थे तो कॉर्नवालिस इसके लिए भेजे गए थे कि यहाँ पर वो एक परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इस्टेब्लिश करें। उस समय उन्होंने सिर्फ ये चाहा था कि मुझे जो मेरे पास जो ज़मींदारी है वो मुझको परमानेंटली तौर पर दी जाए, और इसके अलावा आजीविका के लिए भी कुछ धन दिया जाए। इस कार्य के लिए वो कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने कुछ पिटीशंस भी अंग्रेज़ों के सामने रखे कि मुझे जो है इसको देने के साथ साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो कलकत्ता काउंसिल में उन्होंने भेजे बहुत से अपने पिटीशंस, जिसके ज़रिए से वो इन चीज़ों को हासिल करना चाहते थे, परंतु अंग्रेज़ों ने उनकी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और उनके पिटीशंस को बजाय इसके कि उसको आदर करते, उनको जो चीज़ मांग रहे थे वो दे देते, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इससे उनको ये पता लगा कि सन 1795 में वो इस बात के लिए उनको ये हो गया कि भाई अब अंग्रेज़ कभी भी हमको हमारी बात जो हम कह रहे हैं उनसे, जो बिल्कुल जायज़ भी है और होनी चाहिए, वो हमें नहीं देंगे। तो इसलिए उन्होंने तब उनके मस्तिष्क में बैठ गया कि अगर हमको इस चीज़ हासिल करनी है तो इसके लिए एक सशस्त्र क्रांति करनी पड़ेगी, और बगैर इस सशस्त्र क्रांति के किए हुए ये हमको ये चीज़ नहीं देंगे जो हम इनसे मांग रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपने पिटीशन को भेजना भी जारी रखा, ताकि ये कोई उनसे ना कहे कि साहब ये तो सिर्फ लड़ाके ही हैं, वो सशस्त्र क्रांति ही करना चाहते हैं और शांतिपूर्वक किसी कार्य को नहीं करना चाहते हैं। तो इन माध्यमों के प्रयत्नों से वो करते रहे। इसी बीच में अवध के जो चौथे नवाब थे उनको गद्दी से उतारकर बनारस में रखा गया। बनारस में रहने के समय वो 21 जनवरी 1798 को यहाँ पर बनारस में आके रहने लगे, और यहाँ पर रहते हुए वो उनके दिल में ये आया कि मैं फिर से अपनी, चूँकि उनको गद्दी से उतारा गया था जो युक्ति संगत नहीं था, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के उनके चचा ने उनको खिलाफ वो करा था, तो यहाँ पर वो रह रहे थे। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ के जमींदारों से मिलकर उनके माध्यम से उनका समर्थन प्राप्त करके फिर से अपनी गद्दी को हासिल करूं। लेकिन इस बीच चूंकि जगत सिंह जी को उनकी जो बातें थी वो अंग्रेज़ों ने नहीं मानी थी, तो उनके दिमाग में चीज़ चल ही रही थी। और यहाँ पर आने के बाद एक दिन ये हुआ कि जब वज़ीर अली यहाँ पर घूमने के लिए जा रहे थे, तो जगत सिंह जी के बेटे लक्ष्मी नारायण जी उनको रास्ते में मिले। उन्होंने उनको नेकलेस भेंट किया। इससे जगत सिंह जी को लगा कि वो चाहते हैं कि हमसे वो अपना एक घनिष्ठ संबंध बनाए, और घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए उन्होंने फिर वो वज़ीर अली से मिले, और इस तरह इन लोगों के बीच में ये बात जो है आगे बढ़ी, दोस्ती बढ़ी और घनिष्ठता बढ़ी, एक दूसरे से मिलने लगे। इसी बीच चूँकि जब उनको पता लगा तो वो ये जानना चाहते थे कि भाई ये आदमी इतना समाज के हर वर्ग का हर दिल अजीज आदमी है, लोकप्रिय है, क्या ये मेरी बात मेरे साथ देंगे या नहीं देंगे। तो उन्होंने
जब उनसे के सामने बात रखी तो कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी, वो भी चाहते थे कि मुझे मिले, वो भी चाहते थे कि मैं भी किसी तरह चीज़ को प्राप्त करूं। तो दोनों ने फिर इस कार्य के संपादन में एक दूसरे का भरपूर साथ देने का और जोश खरोश प्रयत्न करने का मन बना लिया। इस मन बनाने से ये हुआ कि वजीर अली ये चाहते थे कि जिस समय ज़मान शाह भारत पर आक्रमण करे उस समय अंग्रेज़ों की सेना अनूप शहर में रखी जाती थी और बनारस में बहुत थोड़ी सी सेना यहाँ की सुरक्षा के लिए रखी जाती थी। तो ये बड़ा उपयुक्त समय होगा, सैकड़ों मील दूर अंग्रेज़ों की सेना होगी तो उस समय आसान होगा। जब पहली बार जगत सिंह जी को ये चीज़ पता लगी तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा योजना तो मेरे दिमाग में पिछले 5 सालों से थी। मैं 5 सालों से इनके बारे में सोच रहा था कि मैं इसको करूँगा, लेकिन उन्होंने ज़मान शाह के आक्रमण के समय इसको करने की सोची थी। फिर उन्होंने जो अपना एक दूत भेजा था ज़मान शाह को आक्रमण करने के लिए बुलाने के लिए, वो रास्ते में जब राजपुताने से होकर जा रहे थे तो बीकानेर के राजा ने उनके साथ जो प्रेजेंट थी उसकी वजह से उनको मार दिया, उनके संदेशवाहक को जा नहीं पाया। लेकिन यहीं पर वो नहीं रुके थे, उसके साथ उनका ये भी प्लान था कि अगर वो ज़मान शाह नहीं आता है तो हम सिंधिया से, महाराजा सिंधिया से मदद लेंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए। जब वो इस चीज़ को कर रहे थे कि इस बीच अंग्रेज़ों ने उनसे कहा कि नहीं, अब आपको यहाँ रहना बहुत ज़माने तक ठीक नहीं है, क्योंकि इनके बारे में शिकायतें लोगों से मिल रही थी। और वलीद अली ने कहा कि एक ऐसे नवाब को जिसको हमने गद्दी से उतारा है उसको इतनी जगह नज़दीक रखना और ऐसी जगह रखना जहाँ से वो कुछ आगे कर सकता हो, ठीक नहीं है, इनको कलकत्ता आने के लिए कहा जाए। अब ज़मान शाह आ नहीं सकता था, सिंधिया जी से बातचीत चल रही थी, वो पूरी नहीं हो पाई। अब आपके पास एक ही विकल्प रह जाता था कि आप स्वयं प्रयत्न करें, कि खुद स्वयं प्रयत्न करके और इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की योजना बनाएं। तो उस समय जब ये पुरानी वाली योजना चल रही थी तो जगत सिंह जी ने उनके सामने सूचियां रखी। एक सूची थी जिसमें 5500 आदमियों का नाम थे जो पहले ही हमला करने के समय मिलने के लिए तैयार थे, और एक सूची उन्होंने और तैयार करी जिसमें 81,000 कुछ लोग की सूची थी कि वो जब हमारी लड़ाई शुरू होगी और उस लड़ाई के शुरू होने के बाद अगर हमको सफलता मिलती है तो वो लोग भी आके हमसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से 88,000 कुछ लोगों की सेना लोगों को उन्होंने तैयार करा था, जिन्होंने इसकी कसम भी खाई थी कि हम आपका साथ देंगे। लेकिन वो बात थी तब जबकि ज़मान शाह हमला करता या सिंधिया जी मदद करते, लेकिन जब दोनों ने मदद नहीं की तो अब जगत सिंह जी ने और वजीर अली ने ये कहा कि नहीं, हम एक दिन जो है के लिए मतलब निश्चित करेंगे कि इस दिन हम इस कार्य को करें। तो उन्होंने कहा था मैं 15-16 जनवरी को चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध यहाँ पर एक सशस्त्र क्रांति फैलाएंगे। और उसके लिए उस वक़्त तो तकरीबन 1 लाख लोग उनके साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन इतने जल्दी समय में जब एक नई योजना बनानी पड़ी और एक नया कार्य करने के लिए करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों की सेना भी यहाँ पर थी, उसको रोकना भी था। तो तब उस समय उन्होंने जो इमीडिएट जो फौरी तौर पर उन्होंने योजना बनाई, उसमें उन्होंने 12,000 लोगों को इकट्ठा किया और 12,000 लोगों को इस तरह से इकट्ठा किया कि उनमें से उन्होंने जितने भी वो ऐसे इलाके थे जहाँ वो रहते थे, माधवदास गार्डन में वो रहा करते थे, वहाँ तक जो सड़कें जाती थी, वहाँ तक जाने वाली सड़कों पर उन्होंने हर जगह अपने आदमियों को, उन 12,000 आदमियों को जो उनके साथ देने के लिए तैयार हुए थे, उनको रखा। और इस तरह से रखा कि अंग्रेज़ अगर चाहें तो कहीं भी सीधे उनके माधवदास बाग पर हमला ना कर सके। तो 14 तारीख को जब ये सब हुआ तो उस वक़्त जब इरस्किन के अंडर में जो फौज थी अंग्रेज़ों की, वो चाहती थी कि हम सीधे एक ही कॉलम में बढ़ें, लेकिन उन्होंने इस अंदाज में वो रखे थे और उनको कहा था कि जब ये बढ़ें तो इन पे आप हमला करें। तो ये जिस तरफ से भी जाते थे उस तरफ से इनके तरफ गोलियों की बौछार होती थी और वो इनको लिए बढ़ना मुश्किल होता। तब इरस्किन को मजबूर होके 2 रास्तों से होकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोपहर से लेकर शाम तक इस तरीके से माधवदास पहुँचते पहुँचते उनको 5 घंटे लग गए। लेकिन जगह जगह पर जो फौजें उन्होंने इकट्ठी की थी उनके साथ
उस फौजों को की वजह से उनको जाने में बड़ी दिक्कत हुई और 5 घंटे लग गए माधवदास गार्डन में पहुंचने तक। लेकिन उसमें जो बहुत सी चीज़ें थीं जो हुई और जिसका अपना एक महत्व है, वो ये है कि उस 14 तारीख को जो ये लड़ाई लड़ी गई, उसके अंदर उस संघर्ष में अंग्रेज तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले भारतीय मूल के कुछ लोग मारे गए, उनके घर और जायदाद को लूटा गया। एक मुगल शहजादे को जो यहाँ पर रहता था, जहांदार शाह की औलाद में था, उसको एम्परर बनाया गया और वो खुद उसके वजीर बने। और बनारस में उन्होंने अपनी कोतवाली स्थापित की और उसको कार्यभार उसका उनके कोतवाल ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार ऐसी चीज़ों की नींव इस क्रांति ने डाली जो और अधिक व्यापक रूप में 1857 की सशस्त्र क्रांति में प्रदर्शित हुए। तथा बनारस के राजा को ने एक ऐसा पत्र भी लिखा, जैसा कि नाना साहब ने या और दूसरे लोगों ने 1857 में अपने समय के समसामयिक शासकों को लिखा था। और इस महत्वपूर्ण और दूरगामी इस तरह से साबित होता है कि जो वजीर अली या जगत सिंह जी ने मिल के जो ये लड़ाई लड़ी थी बनारस के अंदर 14 जनवरी सन 1799 को, उसने ये घटना अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हुई और इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकले। परिणाम यही निकले कि 1857 के सशस्त्र प्रयत्न में करने वालों ने इसको और व्यापक रूप से उसी चीज़ का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनके चूंकि जब पहली बार जब उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी, जो लोग उनका साथ देने वाले थे, वो उसकी संख्या 88,000 कुछ थी और वजीर अली ने खुद भी अपने प्रयत्नों से 10,000 करीब लोग इकट्ठा करे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि साहब एक ऐसा आदमी जो इतने कम समय में इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता हो, अगर इसको हमने यहाँ भारत में रहने दिया और उसको यहाँ पर ही कहीं पर कारावास दिया, कारावास से निकल आया, तो फिर ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति, इससे भी बड़ी क्रांति कर देगा और हमारे लिए यहाँ पर हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। तब अंग्रेज़ों ने इनको सेंट हेलेना भेजने का, जैसा कि अभी आपने पहले सुना इंट्रोडक्शन में इस लेक्चर सीरीज़ के, तो उसकी वजह से अंग्रेज इतना भयभीत थे कि इनको भारत से बहुत दूर, सैकड़ों मील दूर सेंट हेलेना नामक ऐसे द्वीप में रखा जिसके चारों तरफ समुंदर हो था और वहाँ से उनको आना मुश्किल था। लेकिन इनके हृदय में भारत से प्रेम था, भारत से अत्यधिक प्रेम करते थे। तो जब इनको उस नाव से ले जाता जो जिस जहाज से उनको जाना था वहाँ तक पहुँचने के लिए हुगली नदी से होते हुए गंगा सागर तक जाना पड़ता था। वहाँ पर वो जहाज़ खड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर था। लेकिन जब वो गंगा सागर पहुँचे तो उन्होंने जल समाधि लेना पसंद किया और वहाँ जाना पसंद नहीं। यही संक्षेप में वो है जो इनकी महत्व है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी को, BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ इतिहास विभाग के प्रोफेसर, कि आप आए और थोड़ा सा इस पुस्तक के और डेप्थ में हमको लेकर चलें। प्रोफेसर आनंद कुमार। Respected Professor Rana P.B. Singh ji and other dignitaries on the dais and gentlemen sitting in front of me. So my task is little bit small, and basically I am a student of Buddhism, and one of my earliest work is on Sarnath, Buddhism at Sarnath. And fortunately it is published from same publication where Babu Jagat Singh's biography is published. तो प्रारंभ श्री प्रदीप सिंह जी को एक कांग्रेचुलेशन से करेंगे कि उन्होंने एक न्यू काइंड ऑफ डायमेंशन एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में रखा, दैट हाउ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बाय डिफरेंट माइंडसेट, and that created a huge debate in history of Varanasi, in history of Buddhism, and also a big idea that how colonial history was written and interpreted, and what we want to just either continue it or just need some kind of changes. So the one major point that is that Babu Jagat Singh has been termed as one of the important, he's named for his wrongdoings, especially in context of Sarnath.
the hypothesis, or you can say that context is created, that when he was planning for Mohalla Jagat Singh, then he needs fire burnt bricks, and for that he found that it is better to just take bricks that is lying on Sarnath Mound, and so excavation started, and fortunately, unfortunately, you can say that it destroyed, or you say that it finally reinvented the history. Why I'm saying that fortunately or unfortunately, because it is two kind of things. Unfortunately, it is said that he started excavated, and by the way, his just quarrying almost started with the place which is supposed to be the place of Buddha's own relic. Why it was this hypothesis giving was that fortunately, because people say it, if this incident was not happened, then finally the people did not get to know that this is the exact Sarnath. So my brief comment would be on that. The first thing is that when you talk about that quarrying of the site, definitely he is instrumental for quarrying the bricks. But in which just 2 points, that very first, that was the quarrying was only new kind of phenomena that happened in the Varanasi Sarnath area, or it was almost a prevalent culture in almost all part of the Indian subcontinent. And the second issue is that during the quarrying of the bricks, he found a special box. Generally, it is termed that he found 2 boxes, but it is generally found a box in which some kind of relics was there with some jewelries. So it created huge controversy. It is said that it probably the relic of the Buddha that was finally missed, or it was somehow you can say mismanaged. When you talk about the idea of quarrying, so it was a very what is practice almost all part of the India, that when an elite person or some jamindar or some the king started just making his building, so almost this whole area is almost flooded with the Buddhist monuments that was almost abandoned or forgotten or destroyed. So started quarrying. So it is almost, and it was just reported from all part of the India. Like I'm just giving you example, when you talk about that Nalanda, the Nalanda's most prominent structure, that is temple number 12, was himself just quarried by Broadley, and he was almost took lot of prisoners from the Patna. Probably he called it prisoners, but I just taken probably they were the freedom fighters, and he just taken from the jail, and finally quarrying started, and he destroyed the whole temple that was supposed to be the bigger than Mahabodhi temple of Bodh Gaya. Mackenzie himself reported that whole Amravati stupa of the south was destroyed by that. So definitely that this culture was prevalent, and definitely Babu Jagat Singh was not different. Probably he needed some breaks and he started. But the second point that became very controversial is that during just quarrying, he found box. Yeah, boxes. Generally, it is mentioned that 2 boxes. It is a tradition in the Buddhist relics that relic is the most protected thing. So it was put in a very sacred pot that is almost protected by many boxes. Chota box, fir uske upar. So almost one huge box covered many. Probably it has only 2. One is that the green box supposed to be, other is that box that from Chunar stone. So it is said that during the quarrying, when he vowed, he took the first box in which that 3 bone relics and some of the jewelries are there. Jewelries means some of the moti the, kuch people just, it is reported that earrings was there and many more things. So it is mentioned that the relic was, he thought that it probably somebody was just coming for just threw that bone into the river Ganga. कुछ श्राद्ध का purpose होगा, and he just accidentally died and put it here.
and so it is said that he threw that bone into the river Ganga. And finally, the rest of thing means green boxes and jewelries he handed over to Duncan. And when the colonial historical tradition was written, almost he is supposed to be the main, you can say that the person who just destroyed the South. But when you just look into the archaeological reports, the 2-3 very important point, if he has just handed over the green boxes with certain kind of the jewelries, and Cunningham reported that it was earlier deported in the Asiatic Society, Kolkata, but it was not finally found. So who has taken this? Very important thing. And the second thing, suppose if the people who were engaged in the latter excavation, why they have done the same thing, what was begun by Babu Jagat Singh? Because what I suppose that Alexander Cunningham was more instrumental in destruction, and also the Duncan, who is supposed to be one of the real architect of this Varanasi. So why I'm just saying that, because one important thing that when in the age of Cunningham, we found it that it is generally accepted that archaeological tradition, but it was not. Basically, we call it that antiquarian tradition, and in antiquarian tradition, generally what happened that all English officers were in quest of some kind of relics or some kind of sculpture, some kind of artifacts that they can take to the European markets, to the government as well as private owners, and earn their money. And Alexander Cunningham was very much notoriously, I just call, is known for that. So almost who has taken this? We don't know exactly, but he may be instrumental or some other person that probably that green box is missing. And the second box is excavated, and finally he put it in Royal Asiatic Society, that is still there in the museum. Second important thing is that if these people, basically colonial people who just written too much against the Babu Jagat Singh, why they have just almost destroyed this site? Because when you talk about that Duncan Bridge, so it is also reported that almost 44 to 45 big sculptures were taken by Duncan and put into the river Varna to just almost strengthen the pillars of the bridge. And also not 40 to 45 big statues, images of the Buddha, that is still there in the Garbha Varanasi, that river. 40 to 45 cartloads of almost stone artifacts that was taken. 45, you can say that cartload, and that taken from Sarnath and put into the river. So finally you can say that the work that was basically Babu Jagat Singh was done by, you can say that microscopic, minuscule in comparison to what Duncan or Cunningham has done basically. And second important thing that it is said that it was a rediscovery of Sarnath. Personally, I have just done on it. Probably Professor Rana PB sir just can more enlighten us on that. I don't think that this site was completely abandoned, that people accepted that all Buddhist sites from 12th century, after 12th century was totally abandoned and destroyed. Because the what we see that, I don't say that it was a Buddhist site that was continued almost, that is after 12th or 13th century. But very important, that fact I was given, when Sher Shah defeated Humayun took shelter at Chaukhandi Stupa. And you find it, if it was not a habitat, then how he got to know about that site? And when you see that adjoining village of the Sarnath, that is popularly now known as Guruvan Purva, and if a stratification you can't know, so if you just get to know, you find it is a very ancient site. I just asked them that how many generation you people just lived here. You find that it was almost a habitation that probably started almost at least from the Gupta period, 4th, 5th century.
So you cannot say that the site was completely abandoned. And when Akbar came into the power, he instructed Todarmal to just put some monument to give a memento that Humayun stayed here. So he instructed his son Govardhan, and he just almost remodeled the upper part of the Chaukhandi Stupa and raised the Persian inscription that is still there, that he stayed there. And you see it that, so after that, this site was almost continued some part after, and my personal observation is that finally it was destroyed in early 17th century, or inside that middle of the 17th century, because, yes, I take 1 minute, don't. So, how I say that it was destroyed in the 7th century? So, because the three major archaeological reports of the Quito, and that's the Thomas and Hall, found it that its tons of gunpowder has been used to destroy. If you see our national emblems, one ek daant toota hua hai, so that was not on tons of बारूद उसमें था, that was just been, and it was stuck to the wall. So who has done it? This is another topic. Somehow I have just extensively written on that when gunpowder was used in the Gangetic Plain first time, so extensively discussed in my book. So finally it is just, you say that it is a kind of rediscovery. Maybe Sarnath name was not there, but site somehow in different religious context, in my opinion, probably was continued. So I just praise that some kind of new work, reference work basically, is coming, and that is coming from non-academic, that the person who are not in academia, that was not engaging in that regular researchers basically. So they have initiated this. Maybe their forefathers were involved in that. They want to just reinterpret the history, but basically their effort is praiseworthy, that they put a new kind of idea before the people of the Varanasi as well as people of India and whole world. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूरी पुस्तक 2 भागों में दिखाई देती है, जहां अपने पहले भाग में वो एज ए फ्रीडम फाइटर बाबू जगत सिंह के संदर्भ में दस्तावेजों को खंगालती दिखती है, वहीं एक छोटा सा रिफरेंस जाके उसका सारनाथ के पुरातत्व स्थल से जुड़ जाता है। 2 बार उस स्थल की खुदाई होती है। सी मैकेंजी, कनिंघम, डंकन, ये सारे नाम आते हैं, और इस संदर्भ में आप ये भी जान लें कि ये वही शख्सियतें हैं जिन्होंने सारनाथ और कुशीनगर की खुदाई कराई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस केंद्रीय बिंदु को लेकर यह पुस्तक प्रारंभ होती है और तलाशती है दस्तावेजों और कागजातों को, जिसके ऊपर प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी ने काफी विस्तार से बतलाया, दरअसल सारनाथ के उस पुरातत्व खनन स्थल पे एक शिलापट्ट लगा हुआ है। आप में से बहुत से लोग वहां गए भी होंगे। उस शिलापट्ट के ऊपर लिखी हुई पंक्तियां शुरुआती दौर में तो उस स्थल के खनन के लिए कनिंघम और बाकी को श्रेय देती चली जाती हैं, लेकिन एक पंक्ति पढ़ने वाले को अच्छी नहीं लगती। उस एक पंक्ति में यह जिक्र आता है कि बाबू जगत सिंह ने उत्खनन के अंतर्गत इस धर्मराज का स्तूप की चीजों को विनष्ट कर दिया। जाहिर सी बात थी, मंजूषा मिली थी, खनन कार्य वहीं रोका गया था, हड्डियों को गंगा में विसर्जित किया गया था, मंजूषा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा को दे दी गई, और जो आरोप लगा वो आरोप बहुत उचित नहीं था। आरोप ये लगा, और वो दबी जबान में ही था काशी के अंदर, कि उस स्थान की खुदाई से निकले ईंटों को लेकर जगत बाबू ने जगतगंज का निर्माण करा दिया था। अब जरा सोचे सुधी जनों
क्या किसी स्थल की खुदाई से प्राप्त ईंटों से किसी मोहल्ले का निर्माण हो सकता है? खुदाई की ईंटों से आप एक अपना मकान नहीं खड़ा कर सकते, मोहल्ला तो बहुत दूर की बात है। और जितनी बातें इस पुस्तक में कही गई हैं दस्तावेजों पे आधारित हैं। ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से वो लाई गई, चाहे 40 दिन का कैद रहा हो जगत बाबू का, सेंट हेलेना भेजने का निर्णय रहा हो, आजीवन कारावास हो, मृत्यु की बात रही हो, सब दस्तावेज पे है। आइए थोड़ा और विस्तार में चलते हैं और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर राजशेखर जी बसु को, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास से ताल्लुक रखते हैं, और उनसे सुनते हैं उनके उद्बोधन को। वो हमें थोड़ा और विस्तार में ले जाएंगे। प्रोफेसर साहब, आपको सादर मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर। Good evening, ladies and gentlemen, and very distinguished fellow panelists. First of all, let me express my gratitude to the people here who've organized the Benares Lit Fest for having invited me. But I'm more than grateful to Pradeep Narayanji for being such a wonderful friend and for having taken so much of trouble to get me here in Varanasi. Now, it is a very, very difficult task for me to say a few words with the clock ticking away. We barely have 2 minutes left. So, I thought I would talk a bit more, but because of time constraints, I would prefer to limit myself to certain 2 or 3 questions that might be very useful to the audience here when they read this particular book. It's a book of great importance and eminence, as has been discussed by the previous speakers. It's simply not a book which is a hagiographical account which only says good things about Jagat Singh and his family, but actually tries to present a very, very dispassionate account of what was happening in 18th century Benares. And it is a similar situation, a very topsy-turvy situation, with the English trying to push in with the indigenous native elites fighting amongst themselves, and the Benares Raj itself in a bit of a disarray, and with so many claimants to the Gaddi. And obviously, the best is elbowed out in many cases, as it has happened in different parts of India. But then there are series of revolts and rebellions which the British have to encounter. And Babu Jagat Singh's is also one particular resistance that is offered by the older aristocracy, which had always been the sort of some bit of the Maibab of the rural population here in this part of India, and trying to actually push back the English from having their evil eyes on this region. Now, Jagat Singh undoubtedly is it's a hidden story which has only been very recently brought to light in this book. Now, critics might say that what are the authors doing? What was the team doing? Was they trying to recover the lost familial glory? Was it the only possible intention? But it is not
a simple explanation for me, because it might seem at sometimes that people are always interested in trying to gain or are trying to recover the glory of their ancestors, but that might not be a very, very simple, that might not be the story. Rather, they might be interested in bringing out history or histories of 18th century Benares, which have just not been studied or which have just been mentioned. So obviously the history, 18th century, the entire political history of Benares in conjunction with the economic developments that were taking part in this region need to be studied perhaps in more depth. The other issue that comes to the forefront is that we have had leading historians, both Indians, Americans, British, working on Benares. To be fair with all of them, they have seen a huge lot of archival documents. But then the Jagat Singh episode was never given that much of importance. Why this was not given importance, why these files were not taken into consideration, there has to be an explanation. Perhaps as the team works, as they go in the future years with more publications, I think we will be able to get that answer, why the silence. And the last issue is this present work getting a bit emotional? Yes, it is. Emotion certainly is a part of history, but getting emotional does not always mean that one is losing the entire gaze over historical objectivity. I think this is also a point which needs to be taken into consideration by Dr. Qureshi and the many, many other members of this very, very distinguished elite band of historians when they carry this research forward. There is a bit of it in this book where the personal also becomes political. And I do hope that in future, when this team, publishes 2-3 more such provocative books which are academically so challenging, we will be able to actually get some of the answers to these questions. It has all the ingredients of a historical novel that can actually be turned into a contemporary Bollywood blockbuster or even a movie that is produced by Hollywood. But for the time being, it is one which keeps the history of Benares in terms of eternal emotiveness, the likes of which are expressed in terms of friendship, rancor, silence, and perhaps was best expressed in Begum Akhtar's ghazal, "वो जो हम में तुम में करार था." Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद राजशेखर सर। सुधीजनों, सारी जिंदगी दूसरों से मुलाकात करने वाला यदि नहीं मुलाकात कर पाता है तो सिर्फ अपने आप से, और जिस दिन अपने आप से मुलाकात हो जाए फिर दूसरों से मुलाकात की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह पुस्तक काशी से परिचय नहीं कराती, दरअसल ये हमारी विरासत को बताती है, हमें खुद से मुलाकात कराती है।
और कहती है कि ये तो एक बाबू जगत सिंह की कहानी है, न जाने कितने ऐसे जगत सिंह होंगे जो गुमनामियों के अंधेरे में आज भी होंगे। यह भी सच है कि हम बिल्डिंग के कंगूरों को देखते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये बिल्डिंग जिस नींव पे टिकी है, दरअसल बिल्डिंग की खूबसूरती तो वो नींव के पत्थर हैं। जंग आजादी में जगत सिंह जैसे लोग नींव के पत्थर थे। आइए हम उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो इस रिसर्च कमेटी के मेंबर रहे। एक लंबी यात्रा की उस पूरी टीम ने। सुधीजनों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पूरी कमेटी ने कहां कहां से फाइलों की धूलें झाड़ी हैं, दस्तावेजों को निकाला है। डॉक्टर हामिद अफ्फाक अंसारी साहब, कुरैशी साहब हमारे बीच बैठे हैं। किताब पढ़ने के बाद लगता है कि कैसे कुछ ये सब हुआ होगा। जाहिर सी बात है, जब आदमी के अंदर से कोई बात उठती है और उसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। शायद ऐसा ही बीड़ा जगत सिंह रॉयल फैमिली के प्रदीप नारायण सिंह जी ने उठाया और आज ये पुस्तक आपके समक्ष है। आने वाले वक्त में चर्चाएं इस पे होती रहेंगी, लेकिन मैं उस शख्सियत को धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर बुला रहा हूं प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी, जो पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय हैं और जिन्होंने 25 देशों में अपने लेक्चर दिए और वाराणसी के ऊपर बहुत कार्य किया है। राणा पीवी सिंह जी। सभी को प्रणाम, नमस्कार। और मैं भाषण नहीं देने जा रहा हूं, इसलिए बोर आप नहीं होंगे, चिंता मत कीजिए। केवल 3 बातें बताऊंगा। एक तो ये है कि हमें ये नहीं पता है कि ये शोध हुआ कैसे। तो प्रथम बार नवंबर 2019 की बात है, वहां से स्टोरी शुरू होती है। 3.5 साल लगा है इसमें। तो कहीं से जैसे कोई स्वप्न आया हो, प्रदीप जी को आया। वकील साहब चले गए हैं, जो एक तरह से वही इंस्पायरिंग हमारे माइलस्टोन थे। उनसे कहा कि भाई इस तरह मुझे हो रहा है कि लिखना चाहिए, कुछ गलत हुआ है, और इस तरह से स्टोरी शुरू होती है। अब जैसे आपने कई लोगों ने बता दिया है, बर्लिन लाइब्रेरी, आर्काइव, वॉशिंगटन, इंडिया ऑफिस, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, ये सारे जगह की तलाश की गई है। तो कई बार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सी हुई और उसके बाद ये रूप हुआ। यदि मुझे कहना पड़े तो मैं नहीं कहूँगा कि बड़ी अच्छी किताब है, इसमें बड़ा वर्णन है। ये शुरुआत है, ये प्लेटफॉर्म बन गया है। इसके आगे कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उदाहरण एक मैं दूंगा, जो बात की गई जरा प्लेट जाके देखिए। हम जरा फिल्म से रिलेटेड आदमी हैं, तो यहाँ तो सूखा लेक्चर चल रहा है, नहीं तो मैं आपको फिल्म के माध्यम से दिखाता। जो प्लेट लगा है 1914 में बनता है, 1916 में प्लेट लगता है और उस प्लेट पर लिखा है कि इसके पहले, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, कि इसके पहले नाम था बाबू जगत सिंह स्तूप, जो बाद में इसका नाम होगा धर्मराज का। अब यहीं पर प्रश्न उठता है, क्यों? सुधार होना चाहिए। तो ये किताब की एक देन होगी कि वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है कि ये हो। ये पहला हुआ। दूसरा ये कंट्रीब्यूशन हुआ है कि 3-4 किताबें हैं जो इस काल की हैं, जो हम लोगों ने देखा। ओल्धम से लेकर के बेली तक, श्रेया पाठक तक तो देखा। सब जगह सब वर्णन है, जगत सिंह गायब है। केवल मोतीचंद में 2 लाइन मेंशन है और कहीं नहीं है। वो भी कंट्रोवर्शियल इश्यू है कि क्या ये सचमुच जहाज से कूदे थे, वो कहें कि विष खा के कूदे थे। एक लाइन ये भी लिखी है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपको और गहराई में जाके करना पड़े। तो मैं अभी ये बात ये कह रहा था, ये कहे कि करेक्शन कुछ है, करके रिप्रिंट होगा। हमने कहा नहीं, कुरैशी साहब रिप्रिंट बंद कराइए, सेकेंड एडिशन कराइए और भी तथ्यों को जोड़िए। और एक तथ्य होगा, मैं जियो साइंस से आता हूँ, भूगोल से रिलेटेड हूँ, उसमें मैप्स का अभाव है। जो मैप्स 2-3 है वो
गलत हैं। तो उसको जो है हम करेक्ट करें, हम मूलधन से लें, बेली से लें, रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, उन सबको करेक्ट करके उसी रूप में छाप करके फिर तुलनात्मक दें, वह एक बहुत बड़ी देन होगी। और जो 3-4 किताबें आई हैं पहले जो एकदम छोड़ दी हैं, तो ये प्लेटफॉर्म किताब बनाती है। और मैं समझता हूं कि फिर एक बार उनको सपने आने चाहिए। क्यों? प्रदीप जी आएगा ना सपना? आएगा। नहीं आएगा तो फिर प्रदीप जी और आना नहीं मिलने वाले हैं। आना चाहिए और फिर से उसका ये करके रिप्रिंट नहीं, मेरा रिप्रिंट में कोई विश्वास नहीं है, मैं कचरा बहुत लिखता हूँ, रिप्रिंट नहीं करता, नहीं, उसमें जोड़िए और करिए। और अब की बार जो होगा उसमें जुड़ाव होगा, तो रिकॉर्ड्स जो छूटे हैं वो तो जुड़ेंगे ही, मैप्स जुटेंगे, वेस्टर्न स्टाइल जुटेगा, और ये केवल इतिहास नहीं होगा, ये इंटरडिसिप्लिनरी रूप में विथ मैप्स, कैलकुलेशन, सम डिजाइनिंग वर्क करते हुए, जैसे सब बात कही गई जगत सिंह की, उसकी डिजाइन इसे ब्राउन की है ही नहीं है, जो धर्मराज का था कैसा, जो 59 में है। तो ये मैं गैप बता रहा हूं कि ये सब चीजें जोड़ के जितने जल्दी हो, और साहब से मैं अभी कहा था, कुरैशी साहब से, कि आप इसमें जोर लगाएंगे तभी होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, उत्साहित किया, और मैं समझता हूं कि उस पुण्य आत्मा के आशीर्वाद से ही हुआ है। प्रदीप जी तो बीच के ऐसे चक्कर लगाए हैं, हम लोग बहुत कुछ झगड़ा झंझट किए हैं 3.5 साल में, बाद में ऊपर से सब जो है असली मलाई या कहिए सुप्रीम बनाने वाले कुरैशी साहब हैं। हम लोग बीच में पिलर के तरह से झगड़ा झंझट वाले हैं, लेकिन यह है कृति। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ भी और शुभकामनाएं भी। नमस्कार। सुधीजनों, धन्यवाद ज्ञापन करने वाले की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपना धन्यवाद खुद नहीं कर सकता, लिहाजा प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जी का धन्यवाद मैं कर रहा हूं। हम अपने मंचहीन विद्वज्जनों को आदर देंगे आपकी तरफ से, आयोजक मंडल की ओर से। मैं आदरणीय आलोक सिंह जी, अखलाक भारती जी, संतोष श्रीवास्तव जी, कंचन सिंह परिहार जी और विकास पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि यहाँ मंच पर आवे। सबसे पहले आदरणीय आलोक सिंह जी पुस्तक के लेखक आदरणीय कुरैशी साहब को इसमें चिन्ह, पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्रम देकर सबकी ओर से आदर प्रकट करेंगे। और अब मैं भाई अखलाक भारती से निवेदन करता हूं कि प्रोफेसर पीवी राणा साहब को अंगवस्त्रम पहनाकर, इसमें चिन्ह देकर सबकी ओर से आदर दें। भाई अखलाक भारती जी पीवी राणा साहब को, प्रोफेसर पीवी राणा साहब को। मैं अनुरोध करूंगा श्री संतोष श्रीवास्तव जी से। संतोष श्रीवास्तव जी प्रोफेसर आनंद कुमार को अंगवस्त्रम पहनाकर, पुष्पगुच्छ देकर, इसमें चिन्ह देकर सबकी ओर से आदर प्रकट करें। संतोष श्रीवास्तव जी प्रोफेसर आनंद कुमार को आदर दें। मैं चाहूंगा कि कंचन सिंह परिहार जी, प्रोफेसर राजशेखर बसु जी को सबकी ओर से आदर दें। भाई कंचन सिंह परिहार जी, भाई प्रोफेसर राजशेखर बसु को सबकी ओर से आदर प्रकट करें।
मैं अनुरोध करूंगा विकास पांडे जी से कि जिस सफलता के साथ डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया, आप जानते ही हैं कि मेजर साहब को रक्षा मंत्रालय द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया और आपका एक चैनल है काशी दर्शन, उस चैनल पर बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्री बनाते रहते हैं मेजर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी। मैं चाहूँगा विकास पांडे जी से कि सबकी ओर से मेजर साहब को अंग वस्त्र पहनाकर और कुछ देकर इसमें चिल्लें और एक बार जोरदार तालियां दें हमारे मेजर साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर विषय स्थापित की और इसका संचालन किया और ये यादगार कार्यक्रम बन गया। हमारे पूर्वज भी यहाँ पर जमींदार थे, राजा पट्नीमल के वंशज हैं जिन्होंने कृष्ण जन्मभूमि खरीदी थी। और हमारे ग्रैंडफादर पद्म विभूषण राय कृष्णदास जी, उन्होंने BHU में म्यूज़ियम बनाया है। तो हम लोग आर्ट के प्रति बाबू जगत सिंह जी का जो योगदान है उसके लिए बहुत अनुग्रहित हैं, जो उन्होंने सारे विश्व को एक बुद्धिस्ट साइट दिखाई जहाँ की भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ा काम किया था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उन्होंने अपने स्वार्थवश वहाँ की ईंटें, सारनाथ की ईंटें खोदनी शुरू की और जहाँ जहाँ उन्होंने बुद्ध के बहुमूल्य चीज़ें पाई वहाँ पर उन्होंने काम रोक दिया, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। और उनकी वजह से ही पूरा विश्व जानता है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर क्या क्या किया। बहुत सी अस्थियाँ जो स्तूपों में होती हैं वो भी उन्होंने उसमें से निकाली। तो इस प्रकार उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे आर्ट के रूप में। इसीलिए बहुत बड़ा जो पहला स्तूप है धर्मराज का, उसको हम लोग जगत सिंह स्तूप भी कहते थे। तो इसलिए उनका जो राजनीतिक योगदान है उसके अतिरिक्त कला का योगदान, कला साहित्य का योगदान भी बहुत बड़ा है। आज हम जिस किताब की चर्चा करने के लिए यहाँ खड़े हैं, ये किताब है द लॉस्ट हीरो ऑफ बनारस, बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह लॉस्ट हीरो इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इनकी चर्चा बनारस में बनारस के लोगों ने नहीं की तो राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं हुई, लेकिन क्यों करनी चाहिए? तो 2 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि इन्होंने जो जगतगंज का निर्माण कराया और उस क्रम में एक ऊंचे टीले को खुदवाई की गई और वो बाद में जाकर के स्तूप निकला। तो जब स्तूप ये स्थापित हो गया कि ये बौद्ध स्तूप है, तो उन्होंने उसको वैसे ही ढकवा दिया और उससे कुछ भी नहीं निकाला। तो ये एक बड़ी बात थी और यही चीज़ जाकर के बाद में अंग्रेज़ों ने उसका खुदाई करवाया तो उन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया जगत सिंह जी को। जगत सिंह जी ने ही तो वो काम किया था। अगर जगत सिंह जी ने उसे नहीं टच किया रहता तो लोगों को कैसे पता चलता कि यहाँ है क्या? यहाँ तो हजारों साइट पूरे इंडिया में ख़त्म हो गए, लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ क्या है। और जब तक पता लगता तब तक वहाँ के लोकल लोग वहाँ से सारे सामान निकाल करके ले गए। लाखों मूर्तियाँ हर साल बिक जाती हैं। ये तो कम से कम बुद्धिज़्म का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट उजागर हो गया। दूसरी बात कि हम लोग पूरे ब्रिटिश काल को एक कालखंड मान करके क्लब कर देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो इस किताब से सिद्ध हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काल है 1764 से लेकर के 1859 तक, इसमें सरकार जो थी वो कॉरपोरेट थी, उसको सिर्फ पैसे से मतलब था। उसके लिए वो यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के सभ्यता, इससे कुछ मतलब नहीं था। तो वो लोग जो ऐसे लोगों को जमींदार बनाने में इंटरेस्टेड थे जो एकदम उनके चंगुल में हों और जितना वो कहें उतना वो करें। जगत सिंह जी ऐसा नहीं कर सकते थे। इनकी पावर आप यही सोच लीजिए
कि 1 लाख लोगों को लखनऊ से लेकर के तिरहुत बिहार वहाँ तक इन लोगों ने अपना 1 लाख सिपाही का अरेंजमेंट किया, सारे जमींदारों को लाइन अप करा लिया। ये मामूली बात है क्या? ये तो, और उस समय कम्युनिकेशन का साधन क्या था? ऐसे समय में इस आदमी की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ये है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा साहसी और कितना अच्छा नेता रहा होगा। अब नेता आज के जो ये है उसमें अपना ले नेतृत्व वाला नेता तो थे ही, तो अंग्रेजों के लिए एक ये सिर दर्द हो सकते थे और इसीलिए इनको सेंट हेलेना भेजने का प्रावधान किया गया। वरना एक ही केस के जजमेंट में एक व्यक्ति को फांसी दिया जाए, दूसरे को न दिया जाए और एक ही जात के आधार पर, ये कैसे होता है? तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है। इस किताब को यहाँ के युवा पढ़ें, यहाँ के मनीषी पढ़ें और यहाँ के लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने बनारस को पहचानिए, अपने हीरो को पहचानिए। आप बाहर मत देखें, अपने अंदर देखें और इस चीज़ को बाहर लाएं। एक ऐसे समय में जब क्षेत्रीय इतिहास लेखन एक नए रूप में लिखा जा रहा है, यह पुस्तक बहुत ही प्रासंगिक है। बनारस अंग्रेजों, एक तो अपने आप में बनारस अद्भुत है, इसका राजनीतिक विकास एक राज्य के रूप में अभूतपूर्व रूप से हो रहा था। हम सभी जानते हैं कि राजा चेत सिंह के दीवान थे जगत सिंह साहब, तो एक उनके टाइम में जो पूरा का पूरा जगतगंज मोहल्ला भी बसाया जा रहा था, सारनाथ से सामान आ रहा था, तो ये दोनों मामले में बहुत ही अद्भुत इतिहास लेखन है। क्योंकि हम जानते हैं कि सारनाथ से जब सामान वहाँ से आने लगे तो यहाँ की जो प्राचीन गौरव छुपी हुई थी, जिसको बाद में जोनाथन डंकन ने और कनिंघम ने खुदाई करवाया, तब मालूम हुआ। और दूसरा, दीवान साहब ने नगरीकरण को जो करवाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज़ादी के अमृत काल में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे अलग अलग नायकों के बारे में लिखा जा रहा है, अब तक जो इतिहास के बारे में बातें थी वो केवल तथ्यात्मक थी। इस किताब में उसको बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया गया है। इतिहास को बताया गया है कि इतिहास लेखन महत्वपूर्ण है, केवल तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं दोनों लेखक द्वय को साधुवाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन काम किया है। और बनारस जैसे जगह के लिए तो नए इतिहास लेखन नए रूप में तो दिखाया ही जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है दोनों ऑथर का। मैं इसलिए इसको पूरा बधाई देता हूँ। ये जो किताब जो है बाबू जगत सिंह के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा किताब है। इसमें जो रिसर्च जो गया हुआ है, विशेषकर जो आर्काइवल जो रिसर्च है, इस रिसर्च बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। और ये रिसर्च ज़रूर बनारस के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में जो बहुत कुछ जो लिखा नहीं था वो सब कुछ सामने आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और हिस्ट्री में दिलचस्पी है, तो वो अतीत जो था कैसा था उस बारे में उनका जानकारी शायद और भी कुछ नए डायरेक्शंस में जाएंगे और वो कुछ नए कुछ सोचेंगे, सोच विचार में भी नया उनका कुछ थॉट प्रोसेस आएगा। और जब वो लिखेंगे शायद वो उस राइटिंग में भी शायद वो नए थीम्स, नए इश्यूज और नए थियरीज को सामने वो लाएंगे। बाबू जगत सिंह पर ये पुस्तक एक रेफरेंस वर्क है जो इतिहास के पन्नों को एक पुनर्भाषित करने का प्रयास करती है। बाबू जगत सिंह के बारे में कई प्रकार के मिथ थे जिसका रीइंटरप्रिटेशन इस पुस्तक में किया गया है।
जैसे 2-3 चीज़ें हैं, जैसे सारनाथ के बारे में उनको ये बताया गया कि उन्होंने उस साइट को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों का पुनर्वलोकन करते हैं तो पाते हैं कि जो औपनिवेशिक प्रशासनिक लोग थे, संभवतः उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी। इसी तरीके से जो उनके कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से जो संबंध थे उनको पूर्णतः या तो नेग्लिजेंस में रखा गया या उनको पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया। तो इस पर भी एक नई प्रकार के रिसर्चेज आई हैं जिसको इन पुस्तक में समाहित किया गया है। तो एक प्रकार का एक बनारस के जो साहित्य का स्रोत है उसमें बाबू जगत सिंह के बारे में एक जो आत्ममंथन हुआ है वो संभवतः इस क्षेत्र में एक नए प्रकार के रिसर्च का प्रयोग है और ये उसको और भी आगे बढ़ाएगी और इसमें रिसर्चेस को, इस क्षेत्र के रिसर्चेस को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। ये किताब बाबू जगत सिंह जी का जो जीवन है, जहाँ से हमको मालूम है पूरे समस्त जीवन को के ऊपर प्रकाश डालती है। और इसके अलावा उन्होंने जो है एक क्रांति करी थी, यानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक सशस्त्र क्रांति की थी, उसके ऊपर काफ़ी विस्तार से प्रकाश डालती है। और फिर उसके बाद उसमें जो चीज़ें उन्होंने की थी वो ऐसी चीज़ें थी जो व्यापक रूप से 1857 में देखने को मिलती हैं। ये भी अपने में एक बहुत बड़ी बात थी, उनकी उपलब्धि थी। उनका सर्व धर्म समभाव जो था उसको भी उसमें उजागर किया गया है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसके उनके जीवन से संबंधित हो और वो हमें मालूम हो और उसका हमने इसके अंदर समावेश ना किया हो। इसके अलावा जो भ्रांतियाँ थी सारनाथ के बारे में, उनके बारे में, उसके ऊपर भी इसके ऊपर उचित प्रकाश डाला गया है। तो संक्षेप में यही कहा जाएगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और बनारस के इतिहास में इन्होंने एक नए अध्याय को जोड़ा और उसको जानना हमारे लिए आवश्यक था। वही इस किताब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया गया। ये बाबू जगत नारायण सिंह साहब जो हैं, यहाँ के बनारस के जो राजाओं में एक अहम राजा गुज़रे हैं और बहुत ही अच्छे विचारों और ख़यालात के ये मालिक थे। और इन्होंने हमेशा यहाँ पे जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं सारे लोगों को साथ लेकर अपने पूरे राजा और हुकूमती दौर को गुजारा है। पूरी रियाया उनके दौर में मुतमईन और खुश थी। और फिर जब इस मुल्क के अंदर हालात कुछ ख़राब हुए, अंग्रेज़ों का यहाँ पे नापाक कब्ज़ा जब शुरू हुआ, तो जहाँ और लोगों ने इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उसके साथ साथ बाबू जगत नारायण सिंह ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया, जिसका इतिहास गवाह है। तारीख़ की किताबों में ये बातें मिलती हैं। और आज उनके वंशज में हमारे बड़े भाई प्रदीप नारायण सिंह साहब यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी मेहनतों और कोशिशों से बाबू साहब की ज़िंदगी पर एक किताब मंजर आम पे आई है, जिसका आज इफ्तिताह उसका विमोचन हो रहा है। तो मैं प्रदीप भाई को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ ये करता हूँ कि उनके जो वंशज में जो लोग हैं उनके नक्श कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें और फिर यहाँ पे पूरे शहर में, पूरे मुल्क में अमन व अमान, शांति कायम रहे। और जो उनके पूर्वज गुज़रे हैं, जो उनके और बड़े बुज़ुर्ग उस ख़ानदान में गुज़रे हैं, उन सब की आत्मा की शांति के लिए भी हम दुआ करते हैं।